कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख राहुल गांधी और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी आमने सामने के मुकाबले में आ गए हैं। 4 राज्यों के चुनाव को दोनों नेताओं ने प्रतिष्ठा का मुकाबला बनाया है। राहुल और मोदी चारों राज्यों में आगे पीछे रैलियां कर रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। मोदी की राजस्थान में 1 रैली हुई है तो राहुल गांधी ने 2 रैलियां कर दी है। मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रैली की तो राहुल गांधी भी अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ में रैली करने जा रहे हैं। दिल्ली में राहुल की रैली हो गई है और मोदी की रैली का इंतजार है। इसी तरह दोनों नेताओं ने अपने भाषणों में एक दूसरे को निशाना बनाया है। मोदी ने जयपुर और रेवाड़ी की रैली में सोनिया और राहुल गांधी को निशाना बनाया तो राहुल ने राजस्थान की दोनों रैलियों में मोदी के विकास मॉडल पर सवाल उठाए। राहुल ने कांग्रेस की लाइन को आगे बढ़ाते हुए मोदी को कॉर्पोरेट का नेता और अपने को गरीबों का शुभचिंतक बताने वाला भाषण दिया है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव तक यह लाइन चलती रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों से देश के सबसे बड़े प्रदेश में ध्रुवीकरण होने और सामाजिक समीकरण बदलने का अंदाजा है, लेकिन साथ ही चुनाव वाले 4 में से कम 2 राज्यों में भी समीकरण प्रभावित होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जाट और मुस्लिम समीकरण टूटने से कांग्रेस को दिल्ली और राजस्थान में खतरा दिख रहा है। राजस्थान में जाटों के असर वाली करीब 2 दर्जन सीटें हैं, जिनमें से लगभग सभी सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हैं। इस बार भी कांग्रेस नेता इन सीटों को लेकर पूरे भरोसे में है, लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद माना जा रहा है कि इसका असर राजस्थान में हो सकता है और जाट वोट कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस से सफाई देने में जुटी है कि कांग्रेस ने उनकी अनदेखी नहीं की है और मनमोहन सिंह व सोनिया गांधी ने दंगा प्रभावित जाटों से भी मुलाकात की। इसके अलावा केंद्र सरकार जाटों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने जा रही है। राजस्थान के अलावा दिल्ली की कई सीटों पर भी ये समीकरण टूटने का असर होगा। इससे भाजपा नेता खुश है। उन्हें लग रहा है कि मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद दिल्ली में मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में गोलबंद होगा और उसके विरोध में जाट भाजपा को वोट देंगे। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को आगे करके पार्टी इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कर्नाटक में कमाल किया था। उसने 18 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की योजना नतीजों को पलट देने की है, यानी कम से कम 18 सीटें जीतने का लक्ष्य कांग्रेस का है, जबकि भाजपा अपनी ज्यादा से ज्यादा जमीन बचाने की कोशिश में है। दक्षिण के किसी राज्य से उसको कुछ उम्मीद भी है। तभी भाजपा की ओर से कर्नाटक जनता पक्ष के नेता वीएस येदियुरप्पा को वापस भाजपा में लाने की मुहिम शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि अनंत कुमार को ही जिम्मा दिया गया है कि वे येदियुरप्पा और बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं के करीबी बी श्रीरामुलु को वापस लाएं। इन दोनों की वजह से विधानसभा में भाजपा को भारी नुकसान हुआ था। उधर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश की सभी सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम तय कर रही है। कांग्रेस ऐसे उम्मीदवार तय कर रही है जो निजी तौर पर चुनाव जीतने में सक्षम हो। इसी क्रम में दक्षिणी बेंगलुरु सीट से इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी का नाम चला हुआ है। 2 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस बेंगलुरु देहात से अपने दिग्गज नेता डीके शिवकुमार को और मांड्या से फिल्म अभिनेत्री राम्या को उम्मीदवार बनाया था। दोनों अपने दम पर चुनाव जीते। सो पार्टी राम्या, डीके शिवकुमार, नंदन नीलेकणी जैसे उम्मीदवार तय कर रही है, जिनके लिए उसे ज्यादा दम नहीं लगाना पड़े। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी माने जाने वाले वेंकैया नायडू ने कहा है कि आडवाणी प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। नायडू ने आज आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनसे मिलकर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि आडवाणी पीएम पद की रेस में नहीं है। वेंकैया नायडू ने कहा